हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय का प्रथम लेसन और उसका टॉपिक पुरातात्विक स्रोत। तो इससे पूर्व हमने पढ़ा था किस प्रकार से इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियाँ हमें जानकारी प्रदान करती हैं और किस प्रकार भाई भाट वगैरह है जो घर घर जाकर लोगों के बारे में लिखते हैं और वर्तमान समय में वो चीज़ें प्रामाणिक भी मानी गई हैं और उसके द्वारा हम इतिहास की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी में आगे पढ़ते हैं आज पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक स्रोत पुरातात्विक स्रोत हैं। कौन से स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातत्व का तात्पर्य है या इसका अर्थ है अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। यानी कि अतीत के अवशेष, यानी कि जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उनके माध्यम से हम मानव यानी कि मनुष्य क्या क्रियाकलाप करता था, क्या काम पुराने समय में करता था, उसी का अध्ययन करना है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रारंभ 6000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक पीछे चला गया। कलिंग नरेश यानी कि राजा कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से ही मिलती है। इतिहास के भौतिक साक्ष्य या सबूत इन्हीं स्रोतों में है। पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन निम्नानुसार किया जा सकता है। तो यानी कि पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनके माध्यम से जो इतिहास की जानकारी हम प्राप्त कर गए तो उनको किस प्रकार बांटा गया है, किस प्रकार उनका विभाजन किया गया है, तो उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले है उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, दूसरा है अभिलेख, तीसरा है सिक्के या मुद्राएं, चौथा है स्मारक व भवन और पांचवा है मूर्तियाँ, शैल चित्र, कला व अन्य कलाकृतियाँ। उत्खनन यानी कि भूमि को खोजने से जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई। अभिलेख कोई लिखी हुई चीज़ें हैं जो, या फिर सिक्के और मुद्राएं जो किस समय के सिक्के हैं, सिक्कों से भी पता लग जाता है कि सिक्कों पे क्योंकि विभिन्न तिथियां और राजाओं की तस्वीरें वगैरह दी होती है, तो इससे भी उनका विभिन्न प्रकार के जो स्मारक हैं, भवन हैं, जो किले वगैरह हैं, दुर्ग वगैरह हैं, गढ़ वगैरह हैं या भवन हैं, या विभिन्न जो मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती है उनके माध्यम से भी हम इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन किया जा सकता है। तो अब है सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष। मृदभांड, औजार व उपकरण। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। औजार और उपकरण। पाषाणकालीन का मतलब होता है पत्थरयुगीन, यानी कि प्रस्तर काल की बात कर रहे हैं। पाषाणकालीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष या पुराने अवशेष ही मुख्य स्रोत हैं। प्राप्त औजारों एवं मृदभांडों का मतलब मैंने बता ही दिया था, मिट्टी के बर्तनों से हम भारत में मानव की विकास यात्रा को समझ सकते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर ही आधारित है। प्रारंभ में तो पाषाण उपकरण यानी कि पत्थर के जो उपकरण हैं अधिक प्राप्त हुए। जब मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तनों का मानव उपयोग करने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष मिले, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में मृदभांड मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृदभांड संस्कृतियाँ विद्यमान रही हैं। 4 मृदभांड संस्कृतियाँ विद्यमान रही हैं। तो पहली है गेरुए रंग से युक्त मृदभांड
संस्कृति ओचर कलर्ड पोट्री और ओसीपी, यानी कि इसको ओसीपी को संक्षिप्त रूप में दे रखा है, वैसे है ओचर कलर्ड पोट्री यानी कि गेरुए रंग से युक्त मृदभांड संस्कृति, यानी कि ये गेरुए रंग से युक्त मिट्टी के बर्तन मिले हैं। दूसरा है काले व लाल मृदभांड परंपरा, ब्लैक एंड रेड वेयर ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर या शॉर्ट रूप में BRW। तीसरे हैं चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति, पेंटेड ग्रे वेयर PGW। और चौथी है उत्तरी काली चमकीली संस्कृति, तो ये है ब्लैक पेंटेड वेयर। तो उत्खनन में सड़कें, नालियाँ, भवन, तांबे व कांस्य की सामग्री, औजार, बर्तन, आभूषण आदि पुरावशेष मिले, यानी कि पुराने अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे तत्कालीन यानी वर्तमान समय में जो मानव समाज व संस्कृति की जानकारी मिलती है, यानी कि उस समय का जो वर्तमान समय था, यानी कि पुराने समय की बात कर रहे हैं, जिससे तत्कालीन यानी कि उस समय के मानव समाज व उसकी संस्कृति की, मानव समाज कैसे रहता था और उनकी संस्कृति कैसी थी, किस प्रकार के विभिन्न उनके रीति रिवाज और चाल चलन और पहनावा आदि था, इसकी जानकारी हमें उससे प्राप्त होती है। आगे है अभिलेख, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरास्रोत में अभिलेखों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, तिथि युक्त एवं समसामयिक होने के कारण, क्योंकि जो अभिलेख जो चीज़ें वगैरह लिखी है उन पे तिथियाँ अंकित है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि इन पे क्या है, तिथियाँ लिखी हुई हैं, समय भी लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादा ऑथेंटिक इनको माना गया है इतिहास की दृष्टि से होने के कारण। ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व अधिक है। शासन विशेष के तिथिक्रम एवं उपलब्धियों की जानकारी इन अभिलेखों से ही मिलती है। स्थानाभाव के कारण, यानी कि स्थान की कमी के कारण, इसमें अनावश्यक सामग्री भी नहीं मिलती, यानी कि स्थान की कमी के कारण इसमें अनावश्यक सामग्री यानी कि बेकार की चीज़ें कुछ भी नहीं मिलती। इनसे संबंधित शासक व व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य व समसामयिक घटनाओं आदि का उल्लेख होता है। जैसे अशोक के अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख एवं प्रयाग प्रशस्ति के बिना प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी अधूरी है। किसके बिना? प्रयाग प्रशस्ति के बिना प्राचीन इतिहास की जानकारी अधूरी है। अशोक के अभिलेख खरोष्ठी एवं ब्राह्मी लिपि में, यानी कि ये उस समय की लिपियाँ थी किसी भाषा को लिखने के लिए। जिस प्रकार हम हिंदी को देवनागरी लिपि में, पंजाबी को गुरमुखी लिपि में, अंग्रेजी को लैटिन लिपि में, तो इस प्रकार से वहाँ उस समय भी कौन सी लिपियाँ प्रसिद्ध थी? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियाँ प्रसिद्ध थी। तो अशोक के जो अभिलेख हैं हमें प्राप्त हुए हैं वो खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख तीनों प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। शिला यानी कि पत्थरों पे लिखे हुए, स्तंभ यानी कि दीवारों किसी स्तंभों पे बनाए हुए, और गुहालेख यानी कि गुफाओं में, तीनों प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेख कला के भी उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये अभिलेख लंबे कलात्मक स्तंभ व शिलाओं पर उत्कीर्ण हैं। जूनागढ़ का रुद्रदामन का शिलालेख भी काफ़ी प्रसिद्ध है। स्तंभ लेखों में अशोक के अलावा चंद्र का मेहरौली स्तंभलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख प्रमुख हैं। ताम्र लेखन से गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रभावती गुप्ता का ताम्रलेख विशेष लेखनीय है। गुहा लेखों में अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख, सातवाहनों के नासिक व नानाघाट गुहालेख बहुत अत्यधिक उपयोगी हैं। कई मूर्तियों के भी
शीर्ष यानी कि सिर वाला भाग, अधोभाग, नीचे वाला भाग में शासकों ने लेख लिखवाए हैं, जिनसे उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये मूर्ति लेख कहलाते हैं, यानी कि मूर्तियों पे जो लेख लिखे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? मूर्ति लेख, यानी कि जैसा जिस पे लिखा है उसी को उसका नामकरण कर दिया गया, तो ये क्या कहलाते हैं? मूर्ति लेख कहलाते हैं। इन अभिलेखों के द्वारा विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं, तथ्यों की जानकारी के साथ ही आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जानकारियां भी हमें प्राप्त होती है। अब तीसरा था सिक्के और मुद्राएं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों, मुद्राओं व मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनसे शासकों के नाम, तिथियां, चित्तर, वंश परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों, कला, शासकों की रुचि आदि की जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन सिक्कों से हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। समुद्रगुप्त के वीणावादक व व्याकरण निहंता सिक्के उसके संगीत के प्रति रुचि व शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के उसके शैव अनुयायी यानी कि शिव के अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं। सिक्कों से शासकों के राज्य विस्तार, उनके आर्थिक स्तर, धार्मिक विश्वास, कला, विदेशी व्यापार आदि की जानकारी मिलती है। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी व तांबे के हैं। इन पर केवल चित्र हैं। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना इसको, इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। मौर्यों के बाद हिंद यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की। कुषाणों के समय स्वर्ण व ताम्र सिक्के प्रचलन में आए। गुप्त काल में स्वर्ण व रजत मुद्रा चलन में थी। सिक्कों पर राजा का नाम, राज चिन्ह, धर्म चिन्ह व तिथि अंकित होती थी। कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी भी सिक्कों से मिलती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्व व युद्ध के चिन्ह हैं। वह अश्वमेध पराक्रम लिखा है। इससे समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। इसे एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। बयाना राजस्थान व जोगलथम्बी नासिक से सिक्कों का ढेर मिला है। जोगलथम्बी के सिक्कों से शक सातवाहन संघर्ष की जानकारी मिलती है। गौतमीपुत्र ने शकों के सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाकर सिक्के जारी किए। सिक्कों के साथ ही मुहरें भी प्रचलित थी। इन पर राजा, सामंत, पदाधिकारीगण, व्यापारी या व्यक्ति विशेष के हस्ताक्षर व नाम होते थे। बसाड़ यानी कि प्राचीन वैशाली से 274 मिट्टी की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। अब सिक्कों से प्राप्त जानकारी, तिथि क्रम निर्धारण हो जाता है। दूसरा, धार्मिक विश्वास की जानकारी मिल जाती है। कला पे प्रकाश पड़ता है। व्यापार व आर्थिक स्तर की जानकारी बढ़ती है। साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान मिलता है भी, उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। नवीन तथ्यों का उद्घाटन और शासकों की रुचियों का ज्ञान, यानी कि जिस प्रकार से उनकी रुचियाँ थी उसी प्रकार से वो सिक्के वगैरह प्रचलित करते थे, उसी प्रकार की तस्वीरें वगैरह वो अंकित करते थे। अब आगे है स्मारक और भवन। स्मारक और भवन पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भूमि एवं भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष, स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद यानी महल, दुर्ग व भवन सम्मिलित हैं। इससे उस समय की कला, संस्कृति, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। वह हड़प्पा के अवशेषों से हमें वहाँ की सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। देवगढ़ व भित्री गांव मंदिर से गुप्तकालीन धार्मिक व सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। स्मारकों से ही दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार की जानकारी मिलती है। कंबोडिया के अंगकोर वाट के स्मारक, जावा के बोरोबुदुर के मंदिर, भारत का अन्य देशों में औपनिवेशिक व सांस्कृतिक विस्तार की कहानी कहते हैं। आगे है मूर्तियाँ, शैल चित्र, कला और अन्य कलाकृतियाँ। इसमें है
उत्खनन में अनेक स्थानों से विभिन्न मूर्तियाँ, टेराकोटा की कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जो हमें उस समय के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देती हैं। धार्मिक यानी धर्म से संबंधित समाज में किस प्रकार रहते थे और संस्कृति किस प्रकार के रीति रिवाजों का पालन पोषण करते थे, की जानकारी देती है। इसके अलावा चित्रकला मानव जीवन को प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्त करने का मुख्य साधन है। प्रागैतिहासिक काल में अनेक शिलाश्रय प्रारंभिक मानव का निवास स्थान में तत्कालीन मानव द्वारा चित्रांकन किया गया है, जिसे शैल चित्र कहा जाता है। इसमें जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की गई है। इनमें प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में इस प्रकार के जो शैल चित्र हैं मिले हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका व पंचमढ़ी भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अजंता की चित्रराशि, दुर्गों व महलों के भित्ति चित्र भी भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। इसमें जो अभ्यास प्रश्न है, मैं लगातार कह रहा हूँ, जो बहुचयनात्मक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में, और अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी आपको करने हैं। साथ साथ में लघुत्रात्मक प्रश्न भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल इसको आगे पढ़ेंगे हम, जो वैभवशाली भारत की उपलब्धियां हैं। तो इस लेसन को आप बार बार रिपीट करना और अच्छे तरीके से इसको याद भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।